Assalamu alaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I have started our second chapter and discussed the colonialism in Asia, and I have discussed that how Britishers or England or European countries captured different countries of Asia. Now today I am going to continue our chapter and discuss colonialism in Africa कि अफ्रीका के अंदर लोगों ने कैसे अपना पावर एस्टैब्लिश किया. The Dutch established its colony for the first time at the end of 15th century in South Africa. इस साउथ अफ्रीका के अंदर फर्स्ट टाइम 15th सेंचुरी के अंदर डच लोगों ने अपना पावर अपनी कॉलोनी वहाँ पे एस्टैब्लिश की थी. आफ्टर दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस एस्टैब्लिश्ड देयर कॉलोनीज इन कैप एंड अल्जीरिया इन नॉर्थ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली. और साउथ अफ्रीका के बाद साउथ अफ्रीका के अंदर डच लोगों ने अपना पावर स्टार्ट किया, तो इंग्लैंड और फ्रांस ने नॉर्थ अफ्रीका के जो कैप और अल्जीरिया नाम की जगह है वहाँ पे अपना पावर एस्टैब्लिश किया. द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका सीम्ड क्वाइट सुटेबल फॉर एक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड सेलिंग रेडी प्रोडक्ट पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. तो वो लोग अफ्रीका के अंदर ये कॉलोनीज अपनी कॉलोनीज क्यों एस्टैब्लिश करते थे? तो अफ्रीका के जो बड़ी बड़ी प्रोविंसेस है, मतलब बड़े बड़े जो रीजन्स है, जगहें हैं, राज्य थे, वो बेस्ट थे, सूटेबल थे कि वहाँ से उन जगहों से उन्हें अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए, अपनी कंपनीज़ के लिए कच्चा मटेरियल मिल जाता था प्रोडक्ट बनाने के लिए, और वहाँ के बाज़ारों में वो अच्छे से उस प्रोडक्ट को बेच सकते थे. तो इसी की वजह से वो लोग अफ्रीका में अपना कब्जा जमाना चाहते थे. बिकॉज ऑफ विच यूरोपियन कंट्रीज़ कम्पीट टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज़. और इसी की वजह से यूरोप की कंट्रीज़ ने एशिया के साथ साथ अफ्रीका के अंदर भी कॉलोनीज़ एस्टैब्लिश करने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन स्टार्ट कर दिया. किंग लियोपोल्ड ऑफ बेल्जियम सेज द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ कॉन्गो एंड एस्टैब्लिश हिज रूल. जैसे कि बेल्जियम का जो लियोपोल्ड नाम का किंग था, उसने कॉन्गो की बहुत ही बड़े बड़े जगहों पे अपना कब्जा जमाना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे रूल स्टार्ट कर दिया. इंग्लैंड एस्टैब्लिश इट्स कॉलोनीज इन इजिप्ट, सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड सम ऑफ साउथ अफ्रीका. फिर इंग्लैंड ने इजिप्ट के ऊपर भी कब्जा किया, ईस्ट और साउथ अफ्रीका की बहुत सारी जगहों पे भी कब्जा कर लिया. फ्रांस एस्टैब्लिश इट्स कॉलोनीज इन ट्यूनिसिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस. फिर फ्रांस ने भी स्टार्ट कर दिया, तो फ्रांस ने ट्यूनिसिया, मोरक्को और वेस्ट अफ्रीका की जगहों पे कब्जा किया. जर्मनी एस्टैब्लिश इट्स एम्पायर इन सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका. इटाली कैप्चर्ड द अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड अ रेड सी. और फिर इटाली ने क्या किया? इटाली ने जो रेड सी नाम का, यानी कि लाल समुद्र नाम का जो समुद्र है, वो उस बॉर्डर के ऊपर, उस समुद्र के आसपास अफ्रीका की जितने भी जगह हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सभी को कब्जे में ले लिया. स्पेन एंड पोर्टुगल ऑल्सो सेज सम प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका. Conference for European nations was held in Berlin 1884 to 1885 in the midst of this competition to establish colonies. Different African territories were divided among the European nations at the end of the conference. Thus, the colonial dominations of different European nations was established over the entire Africa. तो फिर यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाई बर्लिन के अंडर 1884 टू 1850 में, कि ये जो कॉलोनीज के लिए हम कंपटीशन कर रहे हैं उसका एंड लाना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए. तो इस बात का खुलासा करने के लिए उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस यानी कि एक मीटिंग बुलाई. और मीटिंग के अंदर उन लोगों ने क्या किया, जितने भी यूरोप के देश थे, उन यूरोप के देश के अंदर पूरे अफ्रीका के अलग अलग जगहों को, अलग अलग राज्यों को आपस में बांट लिया, जिससे कंपटीशन या लड़ाई ना हो. और इस कॉन्फ्रेंस के एंड के अंदर पूरे अफ्रीका के अंदर यूरोपियन नेशंस का राज, रूल, पावर स्टार्ट हो गया. वाइल ऑन वन हैंड द ग्रीडी यूरोपियन नेशंस वर ट्राइंग टू colonize various Asian African territories, on the other hand Germany and Italy had completed the process of its respective political unification. तो एक तरफ जब यूरोप के जो देश थे वो एशिया और अफ्रीका के राज्यों के ऊपर
देशों के ऊपर कब्जा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जर्मनी और इताली ने सक्सेसफुली अपना जो यूनिफिकेशन का काम था, प्रोसेस था, वो कंप्लीट कर लिया। यानी जर्मनी और इताली यूनिट हो गए, यूनाइट यानी एक हो गए। थस द यूनिफाइड जर्मनी प्लग्ड इनटू द कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड कॉलोनाइजेशन। और जब जर्मनी और इताली एक हो गए तो उन लोगों ने भी इस कंपटीशन के अंदर वो भी पड़ गए और वो भी अलग अलग देशों के ऊपर कब्जा करने लगे। थस दिस क्विकली चेंजिंग ग्लोबल फिनोमिना एंड एक्सप्लॉइटेड सम ऑफ these countries politically, economically and socially due to which their development had stopped। और इस वजह से स्टूडेंट्स ये हालत हो गई पूरी दुनिया के अंदर, एक ऐसी पूरी दुनिया की जो एटमॉस्फेयर था वो एकदम बदल गया। और ये जो देश थे जिसके ऊपर कब्जा किया गया था, वो सभी देश पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली डेवलपमेंट उनका स्टॉप हो गया। वो देश आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और दिस हैड लीड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और स्टूडेंट्स इसी की वजह से, ये जो सभी रीजन्स थे, इस रीज़न की वजह से फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। तो स्टूडेंट्स ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। अब हम देखेंगे फैक्टर्स दैट कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार रीजन्स के किस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, पहला विश्व युद्ध कैसे हुआ था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूरा आंसर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये पूरा आंसर आपको यहाँ से लिखना है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। कि आज की दुनिया के अंदर ये पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक ऐसी घटना थी जिसे कोई नहीं भूल सकता है। फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन 1 अगस्त 1914। हमारी पहला विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1914 के दिन। जर्मनी हैड डिफीटेड France in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty। अब यहाँ पे मेन रीज़न यहाँ पे है, यहाँ से अलग अलग फैक्टर्स स्टार्ट हुए थे और ये 1 मार्क में भी पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में सेडान वॉर नाम की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अंदर फ्रांस हार गया था, और फ्रांस जब हार गया तो फ्रांस को फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी 1871 में, अकॉर्डिंग टू विच फ्रांस हैड टू पे अ फॉर फाइन एज वेल एज गिव अवे 2 ऑफ इट्स प्रोविंसेस, लॉरेंस एंड एब्सेस। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ था, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ट्रीटी इज़ द रीज़न बिहाइंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि कौन सी ट्रीटी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, आपको ये याद करना है। ट्रीटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रीटी का मतलब है संधि, यानी कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट, कि जब लोग युद्ध हार जाते हैं तो दोनों देशों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और उसके अंदर जीतने वाला राजा, फिर जीतने वाला देश, जो भी हारने वाला देश या फिर हारने वाले राजा से जो भी मांगे तो उसको देना पड़ता है। तो फ्रांस जो है वो हार गया था, तो फ्रांस को इस ट्रीटी के मुताबिक उसके 2 मुख्य मेन जो प्रोविंस थे, मेन जो राज्य थे, वो देने पड़े थे, लॉरेंस और एब्सेस। फ्रांस हैड टू बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलिटेशन यानी कि अपमान, और फ्रांस स्टूडेंट्स जो है इस अपमान को कभी नहीं भूल सकता था। द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ वाज द कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी थी फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई, ये भी एक रीज़न है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। द एंड ऑफ द वॉर सोड द सीड ऑफ द फ्यूचर वॉर। और जब ये लड़ाई ख़त्म हुई थी, ये युद्ध ख़त्म हुआ था, तो उससे इस युद्ध से दूसरे युद्ध के भी ऑलरेडी बीज बोए गए थे, यानी कि उस युद्ध के इस युद्ध का एंड ऐसा आया था कि इसको देखकर लग रहा था कि अब दूसरा युद्ध होगा ही। तो अब स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए कौन कौन से फैक्टर जवाबदार थे वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।